तो स्वागत है, अभिनंदन है आपका आज की नई कक्षा में। और आज की जो टाइटल है, जो टॉपिक है वो संज्ञा पार्ट 2। और इसके अंतर्गत हम लोग संज्ञा के जो शेष बचे हुए भाग हैं उनका अवलोकन अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक का अध्ययन किया है पिछले वीडियो में, उनके बारे में जाना है। तो आज ये मान के चलें कि हम लोगों को संज्ञा पार्ट 2 के बारे में तमाम जानकारी इसके माध्यम से हासिल करनी है, इस वीडियोज़ के माध्यम से। और महत्वपूर्ण पहलू मैं ये आपको बता दूं कि जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा हो, मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो ज़रूर देखें, क्योंकि वो क्रमबद्ध अध्ययन होगा आपका। यहाँ पर मैं बात करूं कि जब हम लोगों ने व्यक्तिवाचक पढ़ा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इसके बाद हम लोगों ने अध्ययन किया जातिवाचक संज्ञा, और इसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण संज्ञा हम लोगों ने जानी और समझी वो था भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक का जो एक क्रमबद्ध नज़रिया हम लोगों ने देखा, उसमें बस इतना ही हमें करना है। एक महत्वपूर्ण बात थी कि ये जो दो संज्ञाएं हैं ये दृश्य हैं, ये मसला आपको याद रखना है। और ये एक ऐसी संज्ञा है जो अदृश्य है। टोटल मामला यही निर्भर था। अगर कोई बात आपको अदृश्य मिल जाए, यानी कोई नाम आपको अदृश्य मिल जाए, जैसे हमने कहा आपकी दया हमारी ममता, आपकी क्रूरता, आपकी ईर्ष्या, आपका जलन, आपका द्वेष, आपका पाप, हमारा पुण्य, ये तमाम जो मसला है हम लोगों ने इसे केवल महसूस किया है। आज की गर्मी, कल की ठंडक, ये जो कुछ भी है, और आपने जो मिठास, जो तीखापन, जो कड़वापन, ये जो कुछ भी आप ये महसूस कर पाते हैं, वास्तविकता ये है कि ये सब की सब भाववाचक संज्ञा के कैटेगरी में शामिल होंगे। अगर ये बात आप क्लियर कर पाए हैं तो मैं मान के चलूँ कि भाववाचक को आप भली भांति जान चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण पहलू जो आज के इस क्लास में मिलने वाला है, मैं आपसे उन क्वेश्चनों को भी चर्चा करूंगा जहां पर आपके एग्जामिनर महोदय आपको ज़्यादा परेशान करने के चक्कर में लगे रहते हैं। आज से वो परेशानी आपको मैं होने नहीं दूंगा, ये मान के चलें। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में बस इतनी बात आप समझना, ये दोनों दृश्य हैं। व्यक्तिवाचक में वो नाम आएंगे जो एक वचन होंगे, और कैसे एक वचन होंगे, जो सदैव एक वचन रहेंगे। दृश्य तो होंगे और सदैव एक वचन रहेंगे, इनका बहुवचन आप कदापि बना नहीं पाएंगे। बस इतना सा फार्मूला है। और जातिवाचक में एक वचन भी होगा, लेकिन एक वचन ऐसा होगा जिसका बहुवचन बन जाएगा। ये मसला है, जिसका बहुवचन बन जाएगा। और यदि कोई पहले से ही नाम बहुवचन में हमारे सामने आए और प्रदर्शित की जाए, या कोई नाम हमारे सामने पहले से बहुवचन में उल्लेखित हो, तो हमें निसंकोच उसे जातिवाचक ही बता देना है, कुछ सोचना ही नहीं उस दौरान हमें। तो एक वचन और बहुवचन का ये जो टारगेट था, ये जो औचित्य था, उसका सीधा मसला था व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को हम किस तरीके से समझ पाएंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने पिछले वीडियोज़ में इसको बहुत ही अच्छे ढंग से देखा होगा और समझ पाए होंगे। तो आज का जो महत्वपूर्ण पहलू ये होगा कि ये व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये जो थोड़ा सा हमने आपको रिवाइज या रिकैप दिया है, इसका सीधा मसला है कि आपको हम अपने साथ जोड़ पाएँ। अब समझें ज़रा। तो अब महत्वपूर्ण संज्ञा आपके सामने मैं लिखूँगा समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, यानी चौथी संज्ञा। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता दूं कि हमने शुरुआत में ही ये बात बोला ही है कि जातिवाचक जो संज्ञा है, इसके ये दोनों ही पार्ट हैं, एक समूहवाचक और एक पदार्थवाचक। ये दोनों ही पार्ट किस संज्ञा के हैं? तो जातिवाचक के। या ये मैं मान के चलूँ कि हम लोग मुख्य प्रकार संज्ञा के पढ़ चुके हैं। अब जो ये समूहवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक से ही निकल कर आई है। जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे होंगे, स्पष्ट है, कुछ चीज़ें नाम से स्पष्ट हो ही जाती हैं। जो इसमें लिखा हुआ है समूह, समूह का मतलब समूह से बना होगा। ये प्रक्रिया आप समझना ज़रा, थोड़ा सा ये टिपिकल आपको लगेगा, क्योंकि हर वो नाम आप अगर क्रमबद्ध तरीके से बताने लगेंगे तो यहाँ परिभाषा वह है, नाम वह जो समूह से बना है, नाम वह जो समूह से बना है, नाम वह जो समूह से बना है। ऐसे ही नाम समूहवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आएंगे, ये बात आप मान के चलें। दूसरा एक महत्वपूर्ण मैं आपको उदाहरण भी बताना चाहूँगा इससे जुड़ा हुआ, आप ध्यान से देखने का प्रयास करें। मैं लिखना चाहूँगा जनसभा।
मैं लिखना चाहूँगा आपसे चिर परिचित एक शब्द मेला, दूसरा झुंड, अब मैंने लिख दिया बैठक, हमने लिखा अधिवेशन, हमने लिख दिया है गुच्छा। ये जो तमाम शब्द आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से मेरा अभिप्राय आप इसको अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। अगला एक शब्द मैं लिख रहा हूँ अदालत, एक शब्द हमने लिखा स्कूल, एक शब्द हमने लिख दिया कारागार। ये देखिए, तो आप एक महत्वपूर्ण पहलू अब आप यहाँ से समझेंगे कि आपके सामने जितना भी शब्द मैंने उल्लेखित किया है अभी तक, ये जो भी शब्द हैं जनसभा, मेला, झुंड, बैठक, अधिवेशन, गुच्छा, अदालत, स्कूल, कारागार, ये आपको लग रहे होंगे कि ये सब के सब समूह से बने हैं। और मैंने यही बात आपसे बोला है कि नाम वह जो समूह से बना हो वही समूहवाचक होगा। ये बात आप ध्यान रखें। मैं आपको समूहवाचक तब बताऊंगा या आप समूहवाचक संज्ञा को तब क्लियर कर पाएंगे जब हमारे एक महत्वपूर्ण पहलू को समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे तो देख करके हम उन तमाम नामों को हो सकता है समूहवाचक बता ही दें। ये जो जितने भी नाम हमने लिख रखे हैं, एक नज़र में अगर ये बात मान के चलें कि हम ये समूह से ताल्लुकात जोड़ें तो सब में समूहवाचक संज्ञा बताएंगे हम। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, थोड़ा सा विराम आपके ऊपर लगाना चाहूँगा कि अभी रुकिए, और समूहवाचक संज्ञा तब तक आप नहीं बताओगे जब तक हमारा ये फार्मूला आप नहीं ले जाओगे। और एक फार्मूला मैं दूंगा और इस फार्मूले से मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आप कभी भी समूहवाचक संज्ञा गलत नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसा करिए कि अद्भुत हो जाए, कुछ ऐसा करिए कि बिल्कुल अलग हो जाए, कुछ ऐसा करिए कि फिर आपको इस प्लेटफॉर्म पर अर्थात आपको समूहवाचक संज्ञा दोबारा ना पढ़नी पड़े। तो मेरा मानना है कि मैं आपको कुछ अलग करके देना चाहता हूँ। मेरा प्रयास है, बार बार मैं आपके साथ जुड़ा हूँ और इसलिए मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि आपके साथ लग करके मैं एक अच्छा प्रयास करना चाहता हूँ। तो ध्यान दें, समूहवाचक संज्ञा तब तक ना मानिएगा या तब तक ना कहिएगा जब तक उसके उत्तर की जांच ना कर लीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे उत्तर की जांच या उत्तर जांच लिख दिया मैंने, समझ लीजिएगा। जब तक आप इसके उत्तर की जांच कर ना लें, मेरा तात्पर्य है कि उत्तर की जांच करिए, आप उत्तर की जांच करो, इसके बाद ही आप क्या करें, जवाब दें। जैसे कहने का तात्पर्य हुआ, अगर मैं आपसे कह दूं कि चाय जो है वो किससे बना हुआ है, चाय जो आप पीते हैं वही चाय किससे बनी हुई है, तो आपके जवाब होंगे, देने भी लगे होंगे, सर दूध की, कुछ लोग कह रहे होंगे पानी की, कुछ लोग कह रहे होंगे चाय पत्ती की। तो मैं मानना चाहूँगा, अच्छा आपका सही जवाब क्या होगा? हमारे सामने आप लोग बैठे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एक तर्क वितर्क के साथ इसका उत्तर दे रहे होंगे। तो मैं पूछना चाहूँगा कि चाय किससे बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपको उस पहलू पर जाना चाहिए जिसके बिना चाय नहीं बन सकती है। अब आप सोचिए जरा, दूध नहीं होगा तो क्या चाय नहीं बनेगा? बनेगा। सादी चाय उसको आप बोल सकते हैं, इसका मतलब दूध की बहुत आवश्यकता नहीं है, ये उसके क्वालिटी को बढ़ाने का काम करेगा बस। अगर ये मान के चलें पानी ना हो तो क्या चाय नहीं बनेगा? बनेगा, और अच्छी क्वालिटी का चाय बनेगा। तो इसका मतलब पानी की भी बहुत आवश्यकता नहीं है। अगली बात समझें, चीनी नहीं है तो क्या चाय बनेगा? बनेगा। आजकल बहुत ही फेमस है वो चाय, कौन सी है? शुगर फ्री। इसका मतलब ये हुआ कि इस चीनी की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक आवश्यकता है, वो किसकी है? चाय पत्ती की। अगर ये चाय पत्ती नहीं होगी तो संभव नहीं है कि आप चाय बना पाएँ, किसी भी कंडीशन में नहीं बना सकते हैं। अब ध्यान देना, तो मैं ये कहना चाहता था कि चाय किसका बना है? दूध का। 100% सही नहीं है। चाय चीनी का है? नहीं है। चाय पानी का है? नहीं है। हाँ, लेकिन चाय पत्ती का बना है, तो ये 100% मसला सही है। अब हमारा ये उत्तर होगा कि चाय पत्ती का बना होता है। अब आप सपोज करें कि अगर हम इस चाय पत्ती को ही हटा दें तो चाय समाप्त हो जाएगी कि नहीं? इसका मतलब चाय अपना अस्तित्व छोड़ेगी कि नहीं? छोड़ेगी ना।
ये चेक करना था हमें कि चाय किससे बना है, तो चाय पत्ती से। कैसे जान पाए कि हमने उसके उत्तर की जांच कर ली कि हमने चाय पत्ती को हटा दिया तो हमें पता चला कि अब तो दुनिया में चाय रह ही नहीं जाएगी, यानी इस चाय पत्ती को समाप्त कर दीजिए, चाय नहीं रह जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? तो मेरा मानना वही है कि हम उत्तर की जांच करेंगे। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से बनी है तो पक्की बात है उत्तर की जांच करते समय अगर हम उस चीज़ को ही हटा दें तो संबंधित शब्द अपना अस्तित्व जरूर खो देगा। यही बात याद रखिएगा। अब मान के चलें हम लोग उत्तर की जांच भी करेंगे और सारी बातों को तह तह से समझने का भी प्रयास करेंगे। जनसभा, जो जनसभा है ये किसकी बनी हुई है? तो जनसभा इसका मतलब लोगों की सभा है, यहाँ लोग इकट्ठा होंगे। हम अकेले जाकर के जनसभा नहीं कर सकते, आप अकेले जाकर के जनसभा नहीं करोगे। कहीं आप अकेले खड़े होकर के स्पीच दें तो बिल्कुल आदमी आपको पागल ही समझेगा, क्योंकि जब कोई सुनने वाला ही ना हो तो इसका मतलब जनसभा जो है उसमें लोगों की ज़रूरत है। तो जनसभा ये जो बनी है ये किसके समूह से बनी है? तो आप कह सकते हैं लोगों के समूह से बनी है। किसके समूह से? लोगों के समूह से। उत्तर की जांच कर लीजिए, लोगों को हटा दीजिए तो सभा खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। इसका मतलब ये हम जान पाए हैं कि जनसभा लोगों के समूह से बनी है। यदि हम लोगों को ही हटा दें तो जनसभा अपना अस्तित्व खो देगा। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि निसंकोच हम जनसभा को समूहवाचक संज्ञा बताएंगे। बात क्लियर है? उत्तर की जांच करते रहिएगा, मेरा कहना ये है। मेला किससे बना है जरा बताना हमें। मेला लिखा, एक और मैं शब्द आपके सामने यहाँ उल्लिखित करूँगा और अब थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा आपको। बाजार लिख दिया हमने, परिवार लिख दिया हमने, और एक यहीं लिख दूँ, एक शब्द है गांव। ये चीज़ इतना मैंने लिखा है। अब इसमें ज़रा बताना कि मेला किससे बना है, किसका समूह है मेला? तो उत्तर डबल आएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ। विकल्प दूं आपको तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने कहा ये क्लास बहुत ही रोचक है, आप इसको पूरे मन से देखने का प्रयास करें। विकल्प हमारा ये है कि मेला किसका समूह है? मेला समूह है। विकल्प नंबर 1 लोगों का, विकल्प नंबर 2 दुकानों का, विकल्प नंबर 3 सामानों का, विकल्प नंबर 4 लोगों का और सामानों का। लोगों का और सामानों का। तो मैं ये मान के चलूँ कि उत्तर भी आप बहुत तेज़ दे रहे होंगे। ठीक हो गया होगा, ये पक्की बात है। और ज़्यादातर मसला उत्तर कहाँ आया होगा ये मैं अपने अनुभव से बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर उत्तर आप दे रहे होंगे इस जगह पर। आपका सारा फोकस यही होगा कि क्यों ये विकल्प आपको ज़्यादा आकर्षित कर रहा होगा, और मैं चाह भी ऐसा रहा था कि आपको ये आकर्षित करे। और मैं मान के चलूँ कि जिस विकल्प ने आपको ज़्यादा आकर्षित किया है, सच बताऊँ वो गलत है, और आपने जिसे टिक करना चाहा है वो गलत है। तो लोगों का और सामानों का ये जो मसला आपने देखा है ये गलत है। ज़रा ध्यान देना, समझना कि आप किसी मेले में गए हैं, और अगर मैं कहूँ, जैसे मैंने चाय पत्ती चाय वाला मसला समझाया, इसको भी समझने का प्रयास करें। अगर आप किसी मेले में गए हैं और मैं वहाँ की सारी दुकानों को हटवा दूँ, सारी दुकान हटा दें, कोई भी दुकान वहाँ ना रहे, लेकिन जितने भी लोग हैं सब वहाँ इकट्ठा रहें, वो लोग वहाँ खड़े रहें, तो आप अगर बाहर से जा रहे होंगे तो क्या बोलेंगे? यही तो बोलेंगे कैसा मेला लगा है, यही तो बोलेंगे। दुकानों का बस इतना मसला था कि आप एक रस टॉपिक आएगी पढ़ने के लिए, तो दुकानों का बस इतना मसला है वहाँ पे कि आप वहाँ ज़्यादा समय तक बने रहें, इसलिए दुकानें लगी होती हैं। आपके महत्व को बढ़ाया जाता है, आपकी रोचकता बढ़ा दी जाती है। जब आप अच्छी अच्छी चीज़ों को वहाँ देख पाते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ों को खाने का अवसर पाते हैं, देखने का अवसर पाते हैं, तो इसलिए आप मेले में ठहर जाते हैं। बाकी आप समझें कि वहाँ दुकानों का कोई बहुत मसला नहीं है, चेक कर सकते हैं आप उत्तर। दुकानों को हटा दीजिए, क्या मेला ख़त्म हो जाएगा? नहीं। हटाना किसे पड़ेगा? जैसे मैंने कहा दूध को हटा दो, क्या चाय ख़त्म हो जाएगी? नहीं। हटाइए किसको? लोगों को। लोगों को हटा दीजिए, दुकानदार बैठे रहने दीजिए, मेला ख़त्म हो जाएगा। पक्की बात है।
तो सबसे ज़्यादा महत्व क्या था, किसका था, लोगों का। तो यही बात आप समझना। तो मेला किसका समूह है, तो आप उत्तर दीजिएगा मेला लोगों का समूह है। और पक्की बात है, जब ये बात आप जान गए हैं कि मेला लोगों का समूह है, उत्तर की जांच करके पाओगे लोगों को हटा देने पर मेला अपना अस्तित्व खो देगा। इसका मतलब साफ है, हम अब निसंकोच जवाब दे पाएंगे कि यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा है। तो ध्यान देना, नाम वह जो समूह से बना है वो समूहवाचक होता है, परंतु ये बात जान लेने के बाद, उत्तर की जांच कर लेने के बाद ही ऐसा उत्तर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले प्रश्न अभी आपको ये बात ज़रूर बताएंगे। ये विकल्प, ये उदाहरण जो है आपको ज़रूर इस बात के लिए एक आध बार आपको रोकेंगे ज़रूर। समझना ज़रा, झुंड जो है ये किसी भी चीज़ का झुंड हो सकता है, जानवरों का झुंड ही होता है, जान ही रहे हैं आप। तो किसी भी चीज़ का झुंड हो, मान लीजिए चींटियों का झुंड है, और अगर वो जो चींटियाँ हैं, जो चींटियों का झुंड है, अगर मैं ये करूँ कि चींटियों को ही हटा दूँ तो झुंड समाप्त होगा कि नहीं होगा। ये तो बहुत लॉजिक, बहुत ही आसान ये मसला है। तो आप इसमें भी समूहवाचक ही बताओगे। बैठक होगी तो कोई अकेला व्यक्ति बैठक कर नहीं सकता कि आपके अकेले बैठ जाने से बैठक तो शुरू हो नहीं जाएगी। इसका मतलब आपको समूह की आवश्यकता ही पड़ेगी। वहाँ भी लोगों का समूह होगा। अधिवेशन होगा, यहाँ भी लोगों का समूह होगा। गुच्छा, मान के चलिए अंगूर का गुच्छा आप देख ही रहे हैं, अगर मैं सारे अंगूर को अलग अलग करके बिखेर दूँ तो कोई गुच्छा नहीं रह जाएगा। इसका मतलब यह भी अपना अस्तित्व खो देगा। अतः ये सब जो अपना अस्तित्व खो रहे हैं, सब में समूहवाचक रहेगा। गांव किसके समूह से बना है, तो आप कह दोगे जहाँ पर कई घर बसे होंगे वही गांव हो सकता है। जहाँ पर संसाधनों की कमी होती है उसे गांव कहते हैं, जहाँ संसाधनों की ज़्यादा पूर्ति होती है उसे शहर कहा जाता है। ये मसला आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ घरों का बड़ा दायित्व होता है। अगर घर कम मात्रा में है तो पक्की बात है, ये मान के चलें कि आप उसे गाँव नहीं बोलोगे। जैसे मेरे कहने का तात्पर्य, अगर कहीं पर कम घर हैं, एक दो घर हैं, तो क्या उसे आप गांव बोलोगे? नहीं बोलोगे ना। तो जहाँ ज़्यादा घर होते हैं वही, इसका मतलब ये घरों के समूह से बना हुआ है गांव, घरों के समूह से। अगर हम चेक करें और इस घर को ही हटाना चाहें, घर को ही हटा दें, तो इसका मतलब गांव समाप्त हो जाएगा। अतः हम अपनी वैकल्पिक व्यवस्था के साथ बने रहेंगे और हमारा उत्तर समूहवाचक रहेगा। आप सोच ये रहे होंगे कि सर जब सब में समूहवाचक हो रहा है तो आपने हमें डराया क्यों और उत्तर की जाँच कराया क्यों? ये इसलिए कराया कि जिससे आप पूरे मनोवेग से हमें सुन पाएँ और देखते रहें। इसलिए मैं आपको वाकई में वो चीज़ बता रहा था, लेकिन फिर भी ज़रूरत है अब उसकी, जो मैंने आपको बताया हुआ है उत्तर की जांच करने का जो दायित्व मैंने आपके सामने रखा, वो अब ज़रूरी है। अब ज़रा ध्यान देना, अदालत, पक्की बात है, पहली कोरी कल्पना हमारे दिमाग में होती है। किसी भी बच्चे से आप पूछ लीजिए तो एक बार पहला उसका जवाब होगा अदालत समूहवाचक है, क्योंकि अदालत में भीड़ होती है, जज होंगे, वकील होंगे, वो तमाम लोग होंगे। इसका मतलब ये सोचा जाता है कि अदालत एक भीड़ भाड़ वाला एरिया है, इसका मतलब ये समूह से बना है तो समूहवाचक होगा। तो ये मान के चलें कि अगर आपने अदालत को कह दिया कि सर ये लोगों के समूह से बना है, लोगों का समूह का मतलब वही वकील, वही जज साहब, ये सारे लोगों के समूह से ये क्या बना है, अदालत, ये मान के चल रहे हो आप। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उत्तर की जाँच कर रहा हूँ। अगर इनको हटा दूँ तो अदालत समाप्त हो जानी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो समूहवाचक, और अगर नहीं समाप्त हुआ तो मामला बिगड़ जाएगा। तो जरा बताइए, अब आप लोगों को हटा दिया हमने अदालत से, जज साहब भाग गए, वकील साहब चले गए, कोई नहीं है वहाँ पे, तो आप लखनऊ हाई कोर्ट पहुँचेंगे, उसके सामने जो बेहतर बहुत बड़ा प्रांगण बना हुआ है, आप उसे क्या बोलोगे? अब क्या बोलेंगे? हाई कोर्ट ही तो बोलेंगे। वहाँ जज साहब हों, वकील साहब हों या ना हों, कोई मसला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनके समूह से नहीं बना है, अदालत तब भी अपना अस्तित्व समाप्त नहीं करेगी। इसका मतलब रविवार के दिन भी अदालत ही बोला जाएगा। इसका मतलब अपना अस्तित्व समाप्त नहीं कर रहा है, इसलिए आप अब इसे समूहवाचक नहीं बताओगे। यही बात मैं बताना चाह रहा था, इसीलिए मैं उत्तर की जाँच करवा रहा था। यानी हर वो भीड़ भाड़ जहाँ देख करके, एरिया समझ करके आप उसको समूहवाचक करते चले जाएंगे ना, तो फिर आप ज़रूर फंस जाएंगे, आपका उत्तर ज़रूर गलत हो सकता है। तो आप इसलिए पूरे ढंग से ये मान के चलें कि आप वीडियोज़ जो भी मैं बनाता हूँ, मैं आपसे गुजारिश भी करता रहता हूँ कि पूरे मनोवेग से देखें। आपको आपका जो 30-40 मिनट ये जाया जाता है, मेरा मानना है कि वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप एक
अच्छे स्टूडेंट की भांति आप अपनी कॉपी पर, नोटबुक पर इन तमाम चीज़ों को लिखते चले जाएं और अपना उदाहरण, अपना एग्जाम्पल आप रखें, खुद को प्रयोग, खुद के साथ इसको जोड़ें, प्रयोग करें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अब समझें ज़रा स्कूल। अब आप तुरंत कहेंगे सर स्कूल में तो हम जाते ही जाते रहे हैं, स्कूल में बहुतों बार हम गए। बिल्कुल, हम भी जाते थे, आप भी जाते ही हैं स्कूल में। अब बात समझना, स्कूल किसके समूह से बना है? तो आप कहेंगे सर बच्चों के समूह से। मेरा दोस्त कहेगा नहीं सर, बच्चे ही थोड़े होते हैं, इसमें तो अध्यापक भी होते हैं। तो मैं मान लूँगा बच्चे भी हो जाएं, अध्यापक भी हो जाएं, इनका समूह हो जाएगा। कोई और कह सकता है कि जो बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ रहा होगा वो कह रहा होगा सर हमारे यहाँ तो बाबू भी हैं, हमारे यहाँ चपरासी भी हैं। तो उन सबको जोड़ लो। क्या वो मनुष्य नहीं है? क्या वो लोग नहीं है? पद पे क्यों जा रहे हैं? हम इन सारी चीज़ों को अगर एक साथ जोड़ लें तो हम उनको लोग कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। इसका मतलब हम लोग ये जान चुके हैं स्कूल लोगों के समूह से बना है। लेकिन मैं इसे समूह से कभी नहीं टिक करूँगा, पहले मैं उत्तर की जांच करूँगा। जांच कैसे होगी? अगर ये लोगों के समूह से बना है तो पक्की बात है लोगों को हटा देने पर स्कूल अपना अस्तित्व खो देगा, और अगर नहीं खोता है तो वहाँ समूहवाचक नहीं होगा। ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। अब हटाइए, स्कूल से बच्चे गायब हैं, स्कूल से अध्यापक गायब हैं। दिन है वो रविवार का, जिसे आप छुट्टी का दिन मानते हैं। तो रविवार का दिन अवकाश होता है, तो इस दिन ना अध्यापक होंगे ना वो बच्चे होंगे, स्कूल पूरी तरीके से खाली होगा। अब बताना ज़रा, आप सामने से स्कूल से गुजरें, उस स्कूल के सामने से जाएंगे और आप अपने दोस्त से यही कहेंगे अरे यार हम तो यहीं पहले पढ़ते थे 10 साल, यही हमारा स्कूल था। यही तो बोलते हैं आप। इसका मतलब छुट्टी के दिन भी जब वहाँ ना बच्चे थे ना वहाँ अध्यापक थे, स्कूल ने अपना अस्तित्व समाप्त नहीं किया है। ये बात आप समझ गए होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ। स्कूल ने अपना अस्तित्व समाप्त नहीं किया है। जब स्कूल ने अपना अस्तित्व समाप्त नहीं किया है तो फिर मैं इसे समूहवाचक नहीं मानूंगा। ना अदालत समूह में जाएगा ना स्कूल समूह में जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये चीज़ है। तो स्कूल और अदालत दोनों समूहवाचक संज्ञा नहीं है। आगे बात समझिएगा, कारागार लिखा है, कारागार यानी जेल। तो आप सोचेंगे जेल में हमेशा कैदी ही रहेंगे, बिल्कुल ज़रूरी है, रहेंगे भी। और ये कैदियों के समूह से, वहाँ के जो कारागार सिपाही वगैरह होते हैं, जो अधीक्षक होते हैं, उन सब के समूह से बना होगा कारागार। लेकिन अगर मैं कह दूं एक दिन के लिए मैं पूरे कारागार को खाली करवाने का आदेश दे दूं, मैं क्या दूंगा? गवर्नमेंट दे दे आदेश और सब लोग निकाले जाएं उस कारागार से, कारागार पूरी तरीके से खाली हो, तो क्या आप उस कारागार को अब धर्मशाला बोलोगे? नहीं ना। इसका मतलब अभी भी वो आपके जहन में कारागार बन के ही रहेगा। आप उसके सामने गुजरोगे, उसके सामने से जाओगे, आप यही कहोगे कि ये फला फला कारागार है। इसका मतलब साफ है, ये अभी अपना अस्तित्व नहीं खोएगा, अतः यहाँ भी समूहवाचक संज्ञा नहीं है। बाजार देखिए, बाजार किसके समूह से बना है? ये मसला आप बताएं हमें। बाजार लोगों के समूह से बना है कि बाजार दुकानों के समूह से बना है? ये उत्तर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो आपका दोनों उत्तर आ रहा होगा। कुछ लोग लोगों का समूह बता रहे होंगे, कुछ लोग दुकानों का समूह बता रहे होंगे। समझना ज़रा, बाजार वाकई में लोगों के समूह से कोई मसला नहीं है। बाजार दुकानों के समूह से बना है, दुकानों के समूह से बना है। वो कैसे चेक कर पाएंगे? दुकान हटा दीजिए, बाजार समाप्त हो जाएगी, ये पक्की बात है। चाहे जितनी बड़ी बाजार हो कहीं की, केवल वहाँ से दुकानें हटा दीजिए, बाजार समाप्त हो जाएगी। ये 100% क्लियर है। अतः इसने अपना अस्तित्व खो दिया तो हम इन्हें कहाँ ले आएंगे? समूहवाचक के पास लाएंगे। यही मसला था हमारा। तो उत्तर जरूर चेक करें, उत्तर की जांच जरूर करें कि अगर वो समूह से बना है तो अपना अस्तित्व जरूर खोएगा। जैसे परिवार सदस्यों के समूह से बना होता है, और अगर सदस्य ही चले जाएं तो परिवार समाप्त हो जाएगा। इस बात को भली भांति आप समझ सकते हैं। तो अगर परिवार हट जाएगा, सदस्य हट जाएंगे तो परिवार जरूर समाप्त हो जाएगा। तो मैं ये मान के चलूँ कि अब आप पूरी तरीके से समूहवाचक संज्ञा समझ पाए होंगे। तो समूहवाचक संज्ञा के बाद अब हम लोग ये समझेंगे कि एक लास्ट संज्ञा जिसे जिसे पदार्थवाचक संज्ञा बोला गया है। पदार्थवाचक संज्ञा यह भी जातिवाचक का ही हिस्सा है, पहलू है। और अभी हम लोग जो भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ करके और समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक, आज तमाम संज्ञाओं के बारे में जो हम लोगों ने जाना है, उससे ठीक आगे आप 5वें पार्ट में आप पढ़ रहे हैं पदार्थवाचक संज्ञा। तो जो 5वां हिस्सा है
पदार्थवाचक संज्ञा का यहाँ समझना थोड़ा सा बारीक मसला है, बहुत कन्फ्यूजन है। और आप जितनी बार किताबों को, जितने प्रकार से किताबों का अध्ययन करते होंगे, वाकई में आपको कई बार ये संज्ञा, आपको अजीब अजीब प्रश्नों का उत्तर मिलता रहता होगा। लेकिन मैं आपको अब ये आपका वो डाउट, समस्त डाउट आज क्लियर कर दूंगा। ये मान के चलें, सबसे पहली बात, पदार्थवाचक संज्ञा को ही हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा को ही हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि हर वो चीज़ जिसका सेवन हम अपने जीवन में करते हैं, उन पदार्थों का सेवन जो खाते हैं पीते हैं, वो सब के सब पदार्थवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आते हैं। अर्थात मैं कह दूं कि जो हम कपड़ा पहनते हैं, जो हम भोजन के रूप में जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो सब पदार्थ हैं और इन्हें सबको पदार्थवाचक कहेंगे। लेकिन हमारा एग्जामिनर बहुत ही अलग अलग प्रकार का प्रश्न करता है। पहली बात तो यहाँ समझ लें, मैं एक आपको तरीका बताऊं कि पदार्थवाचक जो संज्ञा होगी ये कभी बहुवचन नहीं होगी। इस बात को याद रखना है, बहुवचन नहीं होगी। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि सदैव एक वचन होगी। जब बहुवचन नहीं होगी तो सदैव कैसी होगी? एक वचन होगी। यही तो है। ये आपको देखने में कुछ इस तरीके से मिलेगा ऐसा नाम। मैं अगली बात करूं कि पदार्थवाचक संज्ञाएं अगणनीय होंगी, अगणनीय होंगी। अर्थात समझना, ऐसे नाम जिनकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, ऐसे नाम जिनकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। आप बताना, क्या आप लोहा गिन सकते हैं? तो आपको ये बात पता चलेगी कि लोहे से बनी हुई वस्तुओं को गिन सकते हैं। तो अगर आप उस जगह पहुंचेंगे कि आप कहेंगे सर लोहा से बनी है जो खिड़की, हम उसे गिन सकते हैं, तो मैं इस बात का भी उत्तर अभी आपको देने वाला हूं। लेकिन अभी बने रहें इस टॉपिक पर, क्या लोहा आप गिन सकते हैं? तो आप कहेंगे सर नहीं गिन सकते। क्या आप पानी को गिन सकते हैं? आप कहेंगे नहीं हो सकता है। हमने आपसे कहा क्या आप दूध गिन पाएंगे? तो आप कहेंगे नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है। हमने कहा सोना, हमने कह दिया पारा, हमने कह दिया चांदी, ये तमाम चीज़ें। तो आप ये उत्तर ज़रूर देंगे कि सर हम इन्हें नहीं गिन सकते हैं। अगर हम आपसे कह दें कोयला, तो आप कहेंगे सर हम इसे भी नहीं गिन सकते हैं, बिल्कुल नहीं गिन पाओगे। तो जो अगणनीय हैं, यानी जिनकी गणना हम नहीं कर सकते हैं, वो कहाँ चले आएंगे? पदार्थवाचक संज्ञा के उदाहरण माने जाएंगे 100%। कोई दो राय नहीं है और कोई फंसने का चांस भी नहीं है। अब इतनी बात आप समझ गए होंगे कि जिनकी गणना नहीं हो सकती है वो अगणनीय होते हैं और हम उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत लाते हैं। मैं वो बात आपसे बोल रहा हूँ कि जिसकी गणना नहीं हो सकती है, यानी किसी भी कीमत पे आप उसकी गणना नहीं कर सकते हो। एक बात होता है कि गणना हो सकती है मगर की नहीं जाती, वो अलग है। जैसे आप कभी भी आम खरीदने जाते होंगे बाजार से, तो मुझे लगता है आप किलो में लेते होंगे, पैमाना लगाते होंगे। लेकिन आम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? गिन सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप बोरी का चावल भी गिन सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप घर में बनने वाली दाल के प्रत्येक टुकड़ों को भी गिन सकते हैं। बस अपने आप को समय देना होगा आपको। यानी ये मान के चलें कि मैं जो कह रहा हूँ उस पर ज़रूर फोकस करें। हम ये कह रहे हैं जिसको आप गिन ही नहीं सकते हैं, यानी किसी भी कीमत पर नहीं गिन पाओगे। लोहा नहीं गिन पाओगे, पानी नहीं गिन पाओगे, दूध नहीं गिन पाओगे, सोना नहीं गिन पाओगे, पारा नहीं गिन पाओगे, चांदी नहीं गिन पाओगे, कोयला नहीं गिन पाओगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इन सब चीज़ों को नहीं गिन सकते हैं। तो जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं वो शुद्ध रूप से पदार्थवाचक की श्रेणी में आएंगे। खिड़की पदार्थवाचक में नहीं आएगी। खिड़की कहाँ जाएगी? जातिवाचक में। ये मसला समझें। और अगर इसी लोहे की बनी हुई जहाज़ की बात करें, इसी लोहे की बनी हुई कार की बात करें, इसी लोहे की बने हुए पंखे की बात करें, इसी लोहे की बनी हुई आज तमाम चीज़ों की बात करें, तो हम इन सबको गिन सकते हैं। सब काउंटेबल हैं, सबको गिना जा सकता है।
तो जब हम इनको गिन सकते हैं तो हमारी जो परिभाषा है वो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसे नाम यहाँ आप रखो जो अगणनीय हो, गिनने वाले नाम तो कतई यहाँ ना लाइए। तो इस हिसाब से अगर मैं आपसे कहूँ कि आम में कौन सी संज्ञा है तो आप क्या बताना चाहोगे? हो सकता है आपके दिमाग में ये भावना आ जाए कि सर आम में पदार्थवाचक संज्ञा होगी। तो आपका सोचना गलत नहीं है, आप सोच सकते हैं क्योंकि आप मनुष्य हैं और आप सेंसिटिव लोग हैं, तो आपको सोचना ही चाहिए। तो आम पदार्थवाचक है कि नहीं है, इस बात का मसला अभी आपके सामने क्लियर करूंगा। अंगूर क्या है इस बात को क्लियर कर दूंगा। समझना ज़रा, आम और अंगूर है तो पदार्थ ही, लेकिन ये गणनीय है, आप इनकी गणना कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ गणना किया नहीं जाता, क्योंकि मैं जब आपको विशेषण पढ़ा रहा हूँगा तो वहाँ मैं अपने इस वचन को वापस लूँगा, इस तथ्य को वापस लूँगा, वहाँ दूसरा तरीका होगा। लेकिन अभी यहाँ इस प्रश्न का जवाब देने के लिए हम बस इतना ही करें कि आम की गणना कर सकते हैं, ये बात जानें। करते हों या ना करते हों इसका कोई मसला नहीं है। अंगूर की गणना आप कर सकते हैं अगर आप समय दें तो। ठीक इसी तरीके से आप गेहूँ गिन सकते हैं, आप चाहें तो चावल गिन सकते हैं, ये बात है। गिना नहीं जाता वो अलग बात है, क्योंकि चावल जब हम मार्केट से लेते हैं या किसी को देते हैं तो ऐसी दशा में हम उसे तौल करके एक पैमाने का इस्तेमाल करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप ये कह दें कि किसी व्यक्ति को इसी सर्विस पर ही लगा दें कि वो एक बोरी चावल गिने और मंथली उसे आप ऑफर करें 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया, तो वाकई में वो काम वो करेगा, वो कर भी जाएगा। तो चावल, गेहूँ, ये सब गणना की जा सकती है। मैं इसी बात को बार बार बोल रहा हूँ कि गणना की जा सकती है, इसीलिए ये कभी भी पदार्थवाचक की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो मैं ये मान के चलूँ कि आप इस बात को भली भांति समझ पाए हैं कि जिनकी गणना नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाएंगे हम उन्हें पदार्थवाचक कहेंगे, और जिनकी गणना हो जाएगी भले ही वो पदार्थ हों हम उन्हें पदार्थवाचक नहीं बोलेंगे। हाँ, थोड़ा सा एक डाउट आपका मैं और क्लियर करना चाहूँगा। वो प्रश्न कुछ इस तरीके से अगर आए और एग्जामिनर आपसे कहे कि निम्न में पदार्थवाचक संज्ञा है, निम्न में पदार्थवाचक संज्ञा है, ऐसा करके विकल्प आ जाए और पूछे, वो आपके सामने उल्लेखित करे कि रवि बिल्कुल नहीं हो सकता है कि ये तो पदार्थ है ही नहीं, ये तो आप जान ही रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दूसरा देखना, उसने लिखा शहर, और शहर आपको पता है यह भी पदार्थ नहीं है, ये तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तीसरा, अभी हमने आपके सामने लिखा था परिवार, परिवार समूहवाचक का है, यह भी पदार्थवाचक का नहीं है। और चौथा हमने लिखा है आम, और अभी हमने आम को बताया भी है कि जो आम हुआ, अंगूर हुआ या कोई और फल हुआ, ये सब जातिगत हैं और ये सब जातिवाचक के ही श्रेणी में आएंगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आम की भी कई प्रजातियां हैं, अंगूर की भी कई प्रजातियां हैं, और जातिवाचक संज्ञा में आप ये बार बार जान चुके हैं कि जातिवाचक संज्ञा के वही उदाहरण होते हैं जो जातिगत मसला रखते हैं, यानी अपनी समस्त जातियों का बोध कराते हैं, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक हो जाएगा, इस बात को जरूर ध्यान दें। तो जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अब इस दौरान देखिए, निम्न में पदार्थवाचक संज्ञा है, रवि तो कतई नहीं होगा, शहर तो कतई नहीं होगा, परिवार तो कभी नहीं होगा। अब मैं इस आम को टिक कर रहा हूँ, ऐसा क्यों? ऐसा आपको भी करना होगा। ऐसी दशा में यही बात मैं बताना चाह रहा था, यानी हर वो खाद्य सामग्री पदार्थ है, हर वो पहनी जाने वाली सामग्री भी पदार्थवाचक की श्रेणी में आएगी, परंतु वो कब? जब ये कंडीशन फॉलो होगा तब। जब ये मान के चलिएगा कि एग्जामिनर हमसे इन चारों विकल्प में वही जानना चाहता है कि इसमें से पदार्थ कौन है, तब आप इसे पदार्थवाचक संज्ञा बताइएगा। अन्यथा की दशा में अगर इसी परिवार के स्थान पर यहीं पानी लिखा गया होता तो अब विकल्प नंबर ये सही होता और आम आपका अब कतई सही नहीं माना जाता। इसका मतलब हमें वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विशेष फोकस करना होगा। यही पदार्थवाचक संज्ञा जो कभी पदार्थवाचक संज्ञा नहीं बता रहा हूँ मैं, वही पदार्थवाचक संज्ञा, वही पदार्थवाचक नाम कभी कभार वैकल्पिक व्यवस्था के अनुसार चेंज हो जाते हैं और पदार्थवाचक की कैटेगरी में चले जाते हैं। मैं ये आशा करता हूँ कि आप इस बात को भली भांति समझ पाए होंगे, और ये चीज़ अगर आप समझ पाए हैं तो बिल्कुल मैं मान के चलूँ कि पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा जब भी आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो आपका दिमाग हमेशा यही बना रहेगा कि गणनीय होना नहीं चाहिए,
यानी उसकी गणना नहीं होनी चाहिए। बस इस बात को ध्यान देना, और मैं इस चीज़ को अब मिटा ही देना चाहता हूँ। और मैं मान के चलता हूँ कि आप समूहवाचक, पदार्थवाचक या अन्य तमाम वो जो 3 संज्ञाएं पीछे पढ़ाई जा चुकी हैं उनके बारे में एक अच्छा खासा अब आपको ज्ञान हो ही चुका होगा। ये मान के चलता हूँ कि आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक यानी इन तमाम संज्ञाओं में आपको कोई समस्या अब नहीं आनी चाहिए। और अभी मैं इस संज्ञा की अच्छाई का सिलसिला अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसके ठीक पहले मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, लेकिन एक बात मैं बता दूँ कि संज्ञा पार्ट 3 का भी इंतज़ार आप करें। संज्ञा पार्ट 3 भी आने वाला है, जिसमें मैं आपको कुछ संज्ञा के महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत कराऊंगा। और मैं अब आपसे विदा लूँगा, और मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नई कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।